चाचा प्रणाम। खुश रहो। बड़ा खुश दिख रहे हो आज, क्या बात है? खुश इसलिए है कि 2025 के चुनाव में मजा खूब आने वाला है। दो भतीजा जो है अपना जलवा दिखाया है इस बार, पकड़ लिए बात को, आप पकड़ लिए। भतीजा एक भतीजा तो पहले से था, अब तो दूसरा भतीजा भी लॉन्च हो गया, अब तो नाक में दम करेगा वो। अरे चाचा के नाक में दम करता है भतीजा, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता है उसका। 25 में पड़ेगा। अब एक आदमी कर रहा बदलाव, बिहार बदलाव रैली, कोई कर रहा है पलायन रोको यात्रा, रोको रैली। अब ये पलायन कब से शुरू हुआ पहले ये ना जान लो। कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ बताइए। उस समय तो मतलब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा मेरा। तो लोग बोलता है कि पलायन तो बहुत पहले से है। वैसे तो गिरमिटिया मजदूर यहाँ गए अंग्रेज लेके, वो तो अलग का। अब पलायन की समस्या तो शुरू से रही, इतना तो जानते हैं। हाँ, लेकिन लोग जितना भी सुनोगे ना यहाँ पर, जो भोजपुरी गाना जो होता है उसमें विदेशिया का गाना, ये सब मतलब सब में कहीं ना कहीं बाहर जाने की पीड़ा और ये सब। अब मजे की बात यह है कि गाना भी बाहर जाके ही शूट होता है। नहीं, शूट नहीं, हम ये नहीं कह रहे हूँ। गाना जो बनाया गया है पलायन को लेकर ही, लेकिन मतलब पति चला जा रहा है बाहर कमाने के लिए। पुराने जमाने में बनता था, नए में बंगाल को लेकर के भी बनता है। उस तरीके का गाना बहुत तुमको सुनने को मिलेगा। तो पलायन का तो लंबा इतिहास रहा है, लेकिन माना जाता है कि लालू और राबड़ी देवी के शासनकाल में ज़्यादा हुआ। और पहले लोग मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन लालू राबड़ी शासनकाल में जो कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पलायन किया और अपनी सुरक्षा कारणों से किया। वो कानून व्यवस्था को लेकर बहुत ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने उस दौरान बिहार, पटना को छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लिया। आज भी वहाँ पर हैं। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। तो पलायन की शुरुआत तभी से हुई है। अब कांग्रेस पलायन रोको नौकरी दो कर रही है, तो पलायन कई विपक्षी दल जो है, तो उनके विपक्षी दल जो कि एनडीए हुआ, तो उनके नेता कह रहे हैं कि भैया आप पलायन रोको कह रहे हैं, तो पलायन कराने वाले जो पार्टी है, जो व्यक्ति हैं, उनके साथ हैं आप। तो आप कैसे, किस हिसाब से कह रहे हैं कि पलायन किसको कह रहे हैं रोकने के लिए? हम लोग तो आए तो बहुत सारा नहीं, लेकिन देखिए, जो आप सवाल कह रहे हैं कि जो बीजेपी वाले कहते हैं, यही बात कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि भाई आप कब तक 2005 के पहले की दुहाई देते रहेंगे? 20 साल से आप सरकार में हैं, 20 साल में आपने रोजगार के लिए क्या किया? कन्हैया कुमार तो यही पूछ रहे हैं ना, तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि कब तक 2005 के पहले की बात कहते रहेंगे, 5 के बाद आपने क्या किया? देखो ऐसा है, देखिए अब जो इन्होंने भी बहुत कुछ नहीं किया है नौकरी को लेकर। चाहे अभी देख रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में युवाओं को जगह मिल रही है, लेकिन हम तुमको बताते, जब हम लोग पटना आए थे तो उस दौरान पटना में या बिहार में सरकारी नौकरी के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ठीक है ना, प्राइवेट जॉब न के बराबर था, और था भी बड़ा लोकल स्तर पे। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी इस तरह की बड़ी कंपनी जो है यहाँ पर नहीं हुआ करती थी। हमारे आने के बाद हमने देखा कि बहुत सारा बदलाव हुआ, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आई। अब बाहर के लोग भी, पहले पटना के लोग, पटना में आने पर सब लोग जाना पहचाना दिखता था, सब पटने के ही लोग थे, क्योंकि बाहरी कोई था नहीं यहाँ पर। अब बहुत सारे बाहरी लोग भी यहाँ पर आ गए। अपने लोग भी नहीं जाने पहचानते होंगे। नहीं, अब बाहरी लोग भी आ गए हैं। बहुत लोग दूसरे राज्यों से काम कर, शिक्षक में ही देखो कितने लोगों ने अभी यूपी से बहुत लोग आए, यूपी से आए हैं, झारखंड से आए हैं, राजस्थान, बहुत जगह से आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस दौरान कोई विकल्प नहीं था सरकारी नौकरी। अभी बहुत सारा विकल्प है और लोगों को नौकरी मिली भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, जिस हिसाब से युवाओं की आबादी है, उस हिसाब से रोजगार का सृजन नहीं है। ये बात सही है। तो निश्चित तौर पर सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, इस सरकार को भी। लेकिन पलायन की जहाँ तक बात है, ये पलायन जो इसकी परिभाषा जो की जाती है, जब एक जमा जमाया कारोबार छोड़ के कोई सुरक्षा कारणों से चला जाए दूसरे राज्य में, ठीक है ना, तो ये पलायन होता है। जैसे देश का बंटवारा हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो मजबूरन पाकिस्तान छोड़कर लोग हिंदुस्तान आए, वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के आए, ठीक है ना। तो वो एक अलग दौर था, वो अलग स्थिति थी, परिस्थिति थी। लेकिन यहाँ भी लोगों ने अपना कारोबार छोड़ के दूसरे जगह पर कारोबार बनाया और आज हैं, अच्छा चल रहा है उन लोगों का।
लेकिन जहाँ तक रोजगार की बात है या फिर नौकरी की बात है, निश्चित रूप से इस सरकार को भी जितना करना चाहिए 20 सालों में, अब इधर देख रहे हैं 4-5 सालों में काफ़ी सरकारी नौकरियों में जो वैकेंसी आई है, लोग भर भी रहे हैं, उतने ही कुछ फैक्ट्रियां, प्राइवेट फैक्ट्रियां भी कुछ आई है, फैक्ट्री आई है निश्चित रूप। दूसरी बात ये है कि सरकारी नौकरी का तो ये है कि कई बार फोन आता है कि सर 2015 में हम लोग फार्म भरे थे, क्या 15 का विज्ञापन था, परीक्षा दे दिए, उसमें हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, दिखती नहीं, बहुत सारे मामले हैं। तो बहुत सारी मुश्किलें भी हैं और निश्चित तौर पर बहुत सारी फैक्ट्रियां आई हैं, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग दूसरे राज्य को छोड़कर बिहार में भी आए हैं, ये भी सच्चाई है। चनपटिया में जाकर देख लीजिए, बहुत जो कोरोना काल में सूरत से बहुत सारे कारोबारी जो कारीगर हैं वो आकर यहाँ पर धंधा कर रहे हैं, उद्यमी बन गए हैं। अब पहले चनपटिया का आप जिक्र किया, लेकिन वहाँ का मटन चाचा मतलब क्या बताया, मतलब आता है कहाँ हो, चंपारण का मटन क्या गजब, मतलब याद मत दिलाओ, आज हनुमान जयंती है। चलिए चाचा, लेकिन अब हम बात करेंगे बिहार के दो नए नवेले नेता, कह सकते हैं नए नवेले नेता, जो बिहार में लॉन्च होने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार यात्रा कर रहे थे पिछले 1 महीना से, कल पटना में नीतीश कुमार के घर को ही घेरने जा रहे थे, लेकिन बैरिकेटिंग लगाकर पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया और कन्हैया की वो फोटो आई ऐसे करते हुए एकदम पुलिस के गाड़ी के ऊपर से। ये दूसरे नेता प्रशांत किशोर, जो कि 2 साल से यात्रा कर रहे हैं, और उन्होंने दावे किए कि 5 लाख लोगों को हम गांधी मैदान में लेकर आएंगे और मामला तो गांधी मैदान में ही फरियाया जाएगा। लेकिन देखिए हमारी बात आई वो आपने देखा, काफी आश्चर्यजनक था। प्रशांत किशोर की तुलना कन्हैया कुमार से नहीं की जा सकती, दोनों में बहुत अंतर है। प्रशांत किशोर ने जो पदयात्रा की है वो सघन पदयात्रा है, अब तक किसी ने नहीं किया उतने मतलब 5000 से ज़्यादा किलोमीटर वो बिहार में चल चुके हैं, तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और इनका पदयात्रा बड़ा क्षणिक है। कन्हैया कुमार को इंस्टेंट चाहिए, मतलब नहीं होता है 2 मिनट में मैगी बन के अपना खा लिए, ठीक है, तो वो नेता ठीक है, भाषण वषण देने में युवा का जोश भी है, सब कुछ है, पार्टी भी ठीक ही ठाक है, लेकिन इनको समय देना पड़ेगा, जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। अब यहाँ मतलब आपको प्रशांत किशोर की बात जहाँ तक है तो उनकी पदयात्रा का कोई जोड़ नहीं है, कोई नेता नहीं किया, लेकिन प्रशांत किशोर भी तो व्यक्ति हैं, भगवान तो नहीं है, वो रणनीतिकार हैं, लेकिन नेता बनेंगे, अभी बनने में उनको भी अभी लगेगा, क्योंकि रणनीतिकार होना और खुद का पार्टी चलाना दोनों में बहुत अंतर है। प्रशांत किशोर ने भी कुछ गलतियां की, मेरे हिसाब से उनको रैली करने का कोई औचित्य अभी नहीं था। अभी मान लीजिए चुनाव आपका 6 महीना दूर है, अभी आप रैली, आपका कोई एक मतलब एक वोट बैंक होता है ना, राजनीति में एक वोट बैंक होना चाहिए कि भाई उसको वो तो आएगा ही आएगा, बाकी उसके साथ जितने लोग आ जाए, ठीक है ना, तो वो वोट बैंक की कमी है। तो वो जब तक नहीं बन पाएगा तब तक आप शक्ति प्रदर्शन किसके बदौलत करेंगे। आप मान लीजिए आपने वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमानों के पक्ष में भी बहुत सारी बातें की, लेकिन मुस्लिम दिखाई दिए कल? नहीं दिखाई दिए। तो अब मुस्लिम वक्फ के लिए बात किए तो फिर हिंदू नहीं आएंगे। आपको जब पार्टी आप लॉन्च कर रहे हैं तो इन विषयों में पढ़ना ही नहीं चाहिए आपको। दूसरी बात, आपको अपनी शक्ति का प्रदर्शन अभी नहीं करना, आपको छुपे तौर पर अपनी शक्ति को संभाल के रखना चाहिए चुनाव के लिए। ये चुनाव जो होने वाला है, अगर आप चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, उनकी सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने पार्टी उतार दिया उपचुनाव में, ये भी मैं सही नहीं मानता हूं उसको। हाँ, मतलब आप पत्ते अपने खोल रहे हैं ना, आप अपनी शक्ति जब तक छिपी हुई शक्ति का आकलन करना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने सबके सामने आप अगर शक्ति का प्रदर्शन कर देते हैं, वो शक्ति लायक रहती नहीं है, तो क्या होगा फिर तो आपकी कमजोरी सबको पता चल जाएगी ना। जो दोनों प्रोग्राम हुए, उस प्रोग्राम को क्या कैसे हिट फ्लॉप क्या कहेंगे हम कन्हैया कुमार के प्रोग्राम? कन्हैया दोनों का प्रवृत्ति अलग अलग है, वो रैली कर रहे हैं और ये मतलब घेराव करने चले थे, तो 1-1.5 लोग इनके यहाँ भी थे। बहुत मतलब ये ठीक है, युवाओं में जोश था। एक बात मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जल्दी सड़क पर उतरती नहीं है।
कल भीड़ दिखी। और जो है अगर 1000 लोग नहीं बहुत सारे जो है वो तो नेता जो पहले हुआ करते थे ना, वो तो मतलब सीधे प्रदर्शन स्थल पर पहुंचते थे और वहां फोटो वोटो खिंचाया, तुरंत निकल लिए, बाद में लाठी चार्ज हो जाए। कल एक चीज मैंने देखा, लाठी तो चार्ज नहीं हुई, लेकिन वाटर कैनन का बौछार होते रहा और बैरिकेटिंग जो है वहां पे खड़े रहे कांग्रेसी जितने भी हैं। हाँ, युवा थे सारे। हाँ, क्योंकि पुराने नेता कोई नहीं होगा, मैं जानता हूँ। कांग्रेसी जो है ना लाठी खा सकते हैं ना पानी का बौछार झेल सकते हैं, मतलब बुजुर्ग जो सारे नए नए युवा नेता थे, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, गरीबदास हो। भी तो युवाओं के लिए है ना। देखिए कन्हैया कुमार अगर मान लीजिए कल लाठी खा लेते, बिना लाठी खाए कोई नेता बना है जी? ये बताओ। तो अभी तक तो प्रशांत किशोर भी नहीं खाए हैं, नहीं खाए हैं। देखिए ये एक बड़ा मतलब पत्रकारिता करते हुए हमारे आसपास में 5 बार लाठी चार्ज हुआ, लेकिन 5 बार हम बच गए। तो हम नेता तो नहीं बन सकते लेकिन हमारे आसपास में जितने पत्रकार थे सब पिट गए, हम बच गए। अब नेता के साथ उल्टा होता है, उसमें हम मतलब कि उसमें हम हो गए बाजीगर हैं। नेता अगर बच जाता है पिटाने से तो नेता बनने से वंचित हो जाएगा, समझ गए? तो एक आध लाठी लगना चाहिए था। नहीं होता है थोड़ा सा मतलब लोगों की अगर ये नेता वीडियो देख रहे हैं तो इनकी हमारी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। सहानुभूति, जनता की सहानुभूति चाहिए ना आपको, कैसे आएगी? बिल्कुल। तो प्रशांत भी बचे बीपीएससी आंदोलन में और कल कन्हैया भी बच गए, तो इसलिए उनको अभी थोड़ा सा और इस तरह का आंदोलन करना। हालांकि मुझे लगता है कि अब अगर बिहार में राजनीति कर रहे हैं तो ऐसी गतिविधियां में ये लोग संलिप्त दिखेंगे और हो सकता है कि संभवतः आगे कहीं नेता बनने का मौका मिलने लगे। ऐसा है कि पहले लाठी चार्ज होना बहुत आम बात हुआ करती थी, लेकिन अभी सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो सारा गिर जाती है। दूसरा उसमें भी तो बीपीएससी में लाठी चार्ज हुआ ही था, लेकिन बिना मतलब का हुआ। कई बार हम लोगों ने उठाया इस मुद्दे का कि कोई ज़रूरत नहीं थी, इसके बावजूद लाठी चार्ज हुआ। अब बताइए सीएम हाउस कहाँ है, राजा पुल कहाँ है, कोई तालमेल है? कम से कम भाई हड़ताली मोड़ तक तो भी तो पहुँचने देते हैं। अभी निकले सनाकत आश्रम से तुरंत। कल मैंने एक और चीज देखा कि जो नेता बैरिकेड तोड़ करके बाहर आना चाहते थे और इधर से पुलिस भी तैयार थी कि नहीं आने देंगे, उन दोनों के बीच में कुछ पुलिस वाले से थे जो कि उसमें से कुछ कांग्रेस के नेताओं को धकेल के पीछे कर रहे थे। तो पुलिस के एक बड़े अधिकारी आए और उन्होंने बोला रुको, बाइट देने दो इनको, बाइट देने दो। उन्होंने बाइट दिया और उन्होंने फिर कहा आप उतर जाइए, और वो नेता उतर गए, उधर चले वापस चले गए। ये मेरे आंख के सामने की बात है, क्योंकि बाइट मैं ले रहा था। दूसरा क्या है ना, गर्मी है, गर्मी में इतना बढ़िया पानी का बौछार मिल रहा है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। लोग वाटर पार्क में जाते हैं, सरकार यही वाटर पार्क। ठीक बोला, मैंने देखा कि जिस तरीके से पुलिस की तैयारी ये थी कि अगर ये लोग ज्यादा जिद करेंगे इनको हटाने के लिए वाटर कैनन का बौछार किया जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अब चूंकि 35 पार था, अब बौछार किया और मैंने देखा सारे कांग्रेस उसमें नहा रहे थे। अरे तो आजकल लोग वाटर पार्क जाते हैं इसी के लिए ना। कृत्रिम बारिश मिल गई उन्हें और वाटर कैनन का पानी जो है वो खत्म हो गया और वो लोग पीछे नहीं हटे। बाद में जब गिरफ्तारी, उसे हिरासत में लेना कहीं डिटेन करना कहेंगे, डिटेन करना। बताइए ना, सचिन पायलट आए, कम से कम वो भी 4 कदम चले और वो लौट गए वापस। वो भी भीग लेते थोड़ा सा पानी। बिहार का पानी खराब थोड़ी, राजस्थान से बढ़िया पानी है भाई यहाँ का। गंगा का पानी मतलब मिल रहा है, स्नान करने का मौका, तो क्या दिक्कत है? राहुल गांधी आए वैसे ही चल के, मतलब थोड़ा सा गंभीरता, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और कांग्रेस ने तो बहुत मेहनत की आज़ादी दिलाने में, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ अगर वो तो दौर बीत चुका है, अब जरूरत है कांग्रेस को यहाँ पर मेहनत का फल खा चुके हैं वो लोग। हाँ, अब फिर से पौधा लगाने की, ताकि आने वाले समय में। चलिए तो देखते हैं, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जो है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है और चाचा भतीजा दोनों मिलकर इस चुनाव का आनंद लेते रहेंगे और तमाम अपडेट्स वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे और चर्चा जो है वो तो पूरे चुनाव भर चलती रहेगी। मिलते हैं चाचा भतीजा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को शुक्रिया।